एक वक्त था जब अमेरिका और ईरान बहुत पक्के दोस्त माने जाते थे। जी हाँ, बिल्कुल पक्के दोस्त। लेकिन फिर कुछ ही सालों के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि ये दोस्ती एक ऐसी दुश्मनी में बदल गई जो आज तक चली आ रही है। तो आज हम इसी दिलचस्प और उलझी हुई कहानी को समझेंगे कि आखिर कैसे ये दो देश दोस्त से दुश्मन बन गए। जरा इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। सिर्फ 5 साल का फर्क है। 1975 में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी था और 1980 आते आते वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। सवाल ये है कि इन 5 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ईरान के बादशाह शाह रज़ा पहलवी के दौर से। उस समय अमेरिका और ईरान के रिश्ते इतने मजबूत थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी टूटेंगे। और इस दोस्ती की बुनियाद दो चीजों पर टिकी थी, तेल और शाह की सत्ता। देखिए, इस रिश्ते की असली नींव तो 1953 में ही पड़ गई थी। तब अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री को हटा दिया और उनकी जगह शाह रज़ा पहलवी को तख्त पर बिठा दिया। इसके बाद तो शाह अमेरिका का एक वफादार दोस्त बन गया और बदले में अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियों ने ईरान के तेल से खूब पैसा कमाया। शाह ने फिर देश को तेजी से मॉडर्न बनाने के लिए श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन भी शुरू किया। अब ये श्वेत क्रांति ईरान में बड़ा बदलाव ला रही थी। वेस्टर्न कल्चर तेजी से फैल रहा था, शराब और नाइट क्लब आम बात हो गए थे। शाह अपनी शान शौकत पर पानी की तरह पैसा बहा रहा था, जैसे 1971 का वो मशहूर परसेपोलिस उत्सव। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक स्याह सच भी था। अगर कोई भी शाह के खिलाफ आवाज उठाता तो उसकी खुफिया पुलिस सावाक उसे बेरहमी से कुचल देती थी। शाह के इन पश्चिमी तौर तरीकों और अमेरिका से दोस्ती का सबसे जोरदार विरोध कर रहे थे अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। उनकी आवाज ईरान के आम और धार्मिक लोगों में इतनी पॉपुलर हो गई कि शाह ने घबराकर उन्हें देश से ही निकाल दिया। लेकिन देश से दूर रहकर भी उनकी आवाज दबी नहीं, बल्कि क्रांति की आग को और हवा देती रही। एक तरफ शाह की नीतियां और दूसरी तरफ सावाक के जुल्म। लोगों का गुस्सा अब उबल रहा था। धीरे धीरे ये असंतोष एक बड़ी क्रांति की शक्ल लेने लगा। एक ऐसी क्रांति जो शाह के तख्त को जड़ से हिलाकर रखने वाली थी। इस क्रांति में एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 8 सितंबर 1978, जिसे ईरान के इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। उस दिन शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों निहत्थे लोगों पर उसी की सेना ने गोलियां बरसा दी। इस कत्लेआम के बाद लोगों का रहा सहा भरोसा भी खत्म हो गया और अब ये तय हो गया था कि शाह को जाना ही होगा। जरा इस नंबर की ताकत को समझिए, 50 लाख। जब शाह देश छोड़कर भागा और अयातुल्ला खुमैनी वापस ईरान लौटे तो तकरीबन 50 लाख लोग उनके स्वागत के लिए तेहरान की सड़कों पर उतर आए थे। ये एक साफ संदेश था कि ईरान में शाह का दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और इसके बाद वो घटना हुई जिसने अमेरिका और ईरान के रिश्तों में हमेशा के लिए जहर घोल दिया। ये कहानी है अमेरिकी दूतावास संकट की। एक ऐसा संकट जो 444 दिनों तक चला और जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि देश से भागने के बाद शाह को कैंसर हो गया। तब अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इंसानियत के नाते उसे इलाज के लिए अमेरिका आने की इजाजत दे दी। लेकिन ईरान के क्रांतिकारियों के लिए ये इंसानियत नहीं बल्कि धोखा था। उन्हें लगा कि अमेरिका अब भी उस तानाशाह को बचा रहा है जिसने उन पर सालों तक जुल्म किया। और इसी गुस्से का नतीजा ये हुआ कि 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों की एक भीड़ ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया और वहां मौजूद 52 अमेरिकी डिप्लोमैट्स और नागरिकों को बंधक बना लिया। इन 52 लोगों को 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका पूरी तरह से बेबस थी। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी जिसे वो आज तक नहीं भूला है। मामला पूरी तरह से फंस चुका था। ईरान की एक ही मांग थी, शाह को वापस भेजो ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। और जब अमेरिका ने साफ मना कर दिया तो उसने पलटवार करते हुए ईरान के 12 अरब डॉलर के एसेट्स को फ्रीज कर दिया। इससे हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गए। जब कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो गए तो अमेरिका ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया।
उसने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की ठानी। एक ऐसा मिशन जो या तो हीरो बना देता या जीरो। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ईगल क्लॉ। प्लान सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था। बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन और स्पेशल हेलीकॉप्टर्स ईरान के एक सुनसान रेगिस्तान में उतरेंगे। वहां से स्पेशल फोर्स के कमांडो तेहरान जाकर दूतावास पर हमला करेंगे, बंधकों को छुड़ाएंगे और फिर हेलीकॉप्टर से वापस रेगिस्तान लौटेंगे, जहां से प्लेन उन्हें लेकर उड़ जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। मिशन शुरू होते ही गड़बड़ होने लगी। सबसे पहले एक ऐसे भयानक रेतीले तूफान का सामना करना पड़ा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस तूफान ने पूरे मिशन को मुश्किल में डाल दिया। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी आ गई। एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टरों में खराबी आने लगी। किसी का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया तो किसी के पंखे में दरार आ गई। मिशन को पूरा करने के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टर चाहिए थे, लेकिन अब सिर्फ 5 ही काम के लायक बचे थे। मिशन को रद्द करने के सिवा कोई चारा नहीं था। और जब अमेरिकी सैनिक निराश होकर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी सबसे बड़ी तबाही हुई। जल्दबाजी और अंधेरे में एक हेलीकॉप्टर सीधा एक C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन से जा टकराया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और रेगिस्तान की खामोशी में आग के शोले भड़क उठे। इस भयानक हादसे में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ये मिशन अमेरिका के लिए एक ऐसी नाकामी थी जिसने उसे दुनिया भर में शर्मिंदा कर दिया। हालात इतने खराब थे कि अमेरिकी सैनिकों को अपने 4 हेलीकॉप्टर भी उसी रेगिस्तान में छोड़कर भागना पड़ा। इस पूरे संकट और ड्रामे के बीच ईरान के अंदर आयातुल्ला खुमैनी अपनी ताकत को मजबूत कर रहे थे। वो क्रांति की राख से एक बिल्कुल नए ईरान को गढ़ रहे थे, एक नई सरकार और एक नई सैन्य ताकत के साथ। खुमैनी ने विलायत फ़क़ीह का सिद्धांत लागू किया, जिसका मतलब है इस्लामी न्यायविद का संरक्षण। सीधे शब्दों में कहें तो इसके तहत देश की सबसे बड़ी ताकत एक सुप्रीम लीडर के हाथ में होगी, जो धर्म और राजनीति दोनों मामलों में आखिरी फैसला लेगा। अब ईरान का नया पावर स्ट्रक्चर काफ़ी अनोखा है। देखिए, इसमें चुनाव तो होते हैं, लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, संसद को चुनते हैं, लेकिन असली ताकत सुप्रीम लीडर और गार्जियन काउंसिल जैसी संस्थाओं के पास है, जो ये तय करती हैं कि चुनाव कौन लड़ सकता है और कौन नहीं। यानी लोकतंत्र है, लेकिन एक हद के अंदर। खुमैनी को शाह की पुरानी सेना पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें डर था कि वो सेना कभी भी क्रांति के खिलाफ जा सकती है। इसलिए उन्होंने क्रांति की हिफाजत के लिए एक पूरी तरह से नई और वफादार फोर्स बनाई, जिसे आज हम इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC के नाम से जानते हैं। और आज यही IRGC ईरान की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक है। तो ये थी कहानी एक दोस्ती के टूटने की, एक क्रांति की जिसने एक देश की पहचान बदल दी, और एक संकट की जिसने एक पूरी पीढ़ी की सोच पर असर डाला। इन घटनाओं को 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, अमेरिका और ईरान की इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? क्या यह दुश्मनी कभी खत्म होगी? इसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है।